नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। और अब बात चुनावों की। राज्यसभा की 56 सीटों का फैसला आ गया है और जिन सीटों पर चुनाव की नौबत आई उसमें भी अब तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन क्या साफ हुआ है? हर जगह ये जरूर नजर आ रहा है कि बीजेपी ने दूसरे दलों में सेंधमारी कराने में कामयाबी हासिल की है। जाहिर है इन सब का असर लोकसभा के चुनावों पर भी पड़ेगा। एक एक करके राज्यवार स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले बात हिमाचल की। हिमाचल के 40 कांग्रेस विधायकों में 6 ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी को कांग्रेस के अंदर चल रहे टकराव की खबर थी। प्रतिभा सिंह और उनका परिवार सुखों के विरोध में था। विधायकों मंत्रियों पर अफसर हावी बताए जा रहे थे। बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया। अब आरोप प्रत्यारोप जारी है। और हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अपनी नाराजगी, उनकी जलालत जिस प्रकार से सत्ता में होकर के 1 साल में हुई है, तो उसके कारण नाराजगी थी, निराशा थी। कुछ विधायकों की राजनीतिक इच्छा थी। सभी विधायकों की राजनीतिक इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता और कुछ जगह प्रलोभन था। उसमें से एक एमएलए ने तो बड़े दुखी मन से कहा कि मुझसे गलती हो गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पासा फेंका और कामयाब रही। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर बीजेपी अपने 8 प्रत्याशी जिताने में कामयाब रही। उसके 8वें प्रत्याशी संजय सेठ को सबसे ज्यादा 43 वोट मिल गए। 6 उम्मीदवारों को 38 वोट मिले, जबकि आरपीएन सिंह को 37 वोट हासिल हुए। सपा के 2 ही उम्मीदवार जीत पाए। जया बच्चन को 41 वोट और रामजी लाल सुमन को 40 वोट मिले। अखिलेश यादव इसे पैसे और दबाव का खेल बता रहे हैं, जबकि बागी विधायक राम का हवाला दे रहे हैं। अंतरात्मा से आपको यह बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं कोई। तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। मेरी पत्नी कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो वो कैसे संभव है? वो संभव नहीं है कि मैं माँ बाप को छोड़ दूं। उससे अच्छा अगर इस तरह की पत्नी कोई बात कर रही है तो उस पत्नी को छोड़ दिया जाए। मतलब ये माँ बाप भगवान राम को कह रहे हैं? बिल्कुल, सनातन धर्म, हिंदू धर्म और भगवान राम के लिए ही मैं कह रहा हूँ। वैसे उत्तर प्रदेश में बगावत भले ही समाजवादी पार्टी में हुई हो, लेकिन इसकी मार कांग्रेस को भी झेलनी होगी। रायबरेली और अमेठी की लोकसभा सीटों तक इनका असर माना जा रहा है, जो इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश ने कांग्रेस के लिए छोड़े हैं। तीसरा राज्य है बिहार, जहां बीजेपी ने गठबंधन को झटका दिया है। वहां पर 6 सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव हो गए, लेकिन पाला बदला हुआ है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2 कांग्रेस विधायकों मुरारी लाल गौतम और सिद्धार्थ सौरभ को बीजेपी में शामिल करा लिया है। कांग्रेस ने इन दोनों विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी भी दी है, जबकि आरजेडी की विधायक संगीता देवी भी अब बीजेपी में जा चुकी हैं। और इसके पहले विश्वास मत के दौरान 3 आरजेडी विधायकों नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद ने पाला बदला था। आरजेडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई तक की मांग नहीं की। बेशक कर्नाटक में कांग्रेस अपना घर बचाने में कामयाब रही और बीजेपी के एक विधायक से क्रॉस वोटिंग भी करा पाई, लेकिन ये अपवाद है। ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस से बीजेपी में जाने का सिलसिला चल रहा है। गुजरात से सांसद नारण राठौड़ भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे, यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। इसके अलावा असम से भी एक नेता कांग्रेस में जा चुके हैं। ये सिलसिला आज का नहीं है। बीते कुछ अरसे से कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी या एनडीए का दामन थाम चुके हैं, जिनमें अशोक चव्हाण हैं, मिलिंद देवड़ा हैं। ये बिल्कुल हाल के नाम हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की चुनौतियां कितनी बड़ी हैं? सच की पड़ताल में सवाल है कि क्या वो अपना बिखर रहा घर बचा पाएगी? क्या इस पलायन का मनोवैज्ञानिक दबाव जनता पर नहीं पड़ेगा? हिमाचल के स्थानीय नेता आला कमान को टूट का जिम्मेदार मान रहे हैं। क्या आला कमान जिम्मेदारी लेगा? क्या वाकई दबाव या प्रलोभन में ही पार्टियां टूट रही हैं? राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई राजनीतिक बदलाव कर पाएगी? क्या विपक्ष का इंडिया गठबंधन बीजेपी के पांव रोक सकेगा?
तो इन सब सवालों को समझेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जावेद अंसारी और अनुराग वर्मा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। कुछ जो बुनियादी बड़े सवाल हैं, जावेद साहब, हिमाचल में जो हुआ, वहाँ पर जो लोग हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, वो आला कमान को जिम्मेदार मानते हैं। अब देखें कि वहाँ पर वीरभद्र सिंह का परिवार ही कितना नाराज है और खुलकर सामने आ रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी क्या ये लेंगे? वहाँ पर कांग्रेस के अपने ही खेमे में इतनी टूट फूट थी कि लोग जाने को तैयार बैठे थे। आपका क्या इस पर आकलन है? मेरा आकलन ये है कि अब राजनीति में न किसी पे विश्वास, न कोई मॉरलिटी, न कोई एथिक्स। और ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। इसकी लाठी उसकी भैंस, यही हिमाचल में देखा गया, यही कर्नाटका में देखा गया, यही उत्तर प्रदेश में देखा गया। कांग्रेस पे या बीजेपी पे सवाल उठाने से पहले हमें ये पूछना चाहिए कि ये कहाँ, किस टाइप की नैतिकता है, किस टाइप की पॉलिटिकल ऑनेस्टी है ये, कि छह में से चार विधायक जो हैं उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पे वो प्रपोजर हैं और एज प्रपोजर उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। एक रात पहले, फिर दूसरे दिन सुबह नाश्ता किया और फिर चले गए। तो अगर कांग्रेस आला कमान की ये गलती है कि एक पर ये साधारण सवाल किससे पूछा जाए? क्या पॉलिटिक्स में कोई नैतिकता बची है, जावेद अंसारी साहब? सारे राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए, सारे राजनेताओं से पूछना चाहिए। ये कहना कि ये बड़ी बड़ी आसान जर्नलिज्म है और बेहद लेजी जर्नलिज्म है कि हाँ कांग्रेस के यहाँ सेन लग रही है। हाँ ठीक है, कांग्रेस के यहाँ सेन लग रही है कि ये किस टाइप, ये कौन इसमें बचा सकता है? जो सत्तारूढ़ दल होगा, सवाल पूछने पर ना कांग्रेस और ना बीजेपी इस पर कोई जवाब देने को तैयार है। बल्कि ये आपने देखा कि यूपी में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के जो बागी नेता हैं उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि ये क्या अंतरात्मा है जिसकी आवाज सुन के आप जा रहे हैं, उनका कहना वो राम का नाम लेने लगे कि हमें राम मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। हमें 370 आपको एक बात बताऊं, ये मेरा जो करीब 40 साल का अनुभव है पॉलिटिक्स कवर करने का, मैं उस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। पहले नेता जो हैं पहले फैसला लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर ढूंढते हैं आर्गुमेंट उसको जस्टिफाई करने को। तो कहीं राम मंदिर की याद आ जाती है, कहीं ये होता है कि हमारी, तो कुल मिला के बिल्कुल ये बहाने ढूंढ रहे हैं। कोई नैतिकता नहीं बची, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन ये मौका परस्ती की राजनीति है, बिल्कुल ये नजर आ रहा है। आपका क्या मानना है अनुराग जी? और ये इस वक्त में बड़ी चुनौती है, सिवाय कर्नाटक के कांग्रेस और उसके लिहाज से। अगर आप अभी 2024 में जनरल इलेक्शंस की बात करें तो फिर जो विपक्षी खेमा है, एक अलायंस है, उसके लिए भी एक मुश्किल का वक्त है क्योंकि लगातार पलायन जारी है। देखिए, मैं जावेद जी के बात में एक चीज सबसे पहले नगमा ऐड करना चाहूंगा कि मौका परस्ती और राजनीति शायद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और आज से नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जमानों से चले आ रहे हैं। तो आज कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं है। ये शुरू से भारतीय राजनीति की, क्या शायद दुनिया की राजनीति का यही सिद्धांत है कि मौके के हिसाब से अपना स्टैंड बदल, और वही इस समय हो रहा है। क्योंकि इस वक्त जो एक ऐसा लग रहा है, जैसे जावेद साहब कह रहे थे कि अब वो बिल्कुल एक हद क्रॉस कर गया, कहीं कोई पार्टी लाइन, नैतिकता और उसके ऊपर कहीं किसी तरह की कोई हिचकिचाहट भी किसी के पास नहीं बची है। बहुत नगमा, अगर हम याद करें तो जिस समय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कांग्रेस को के विरोध में उनको सारी दुनिया का भ्रष्टाचार के आरोप लगा के और सीटें जीती और फिर कांग्रेस के ही समर्थन से सरकार बना ली, तो हमारे पास 10 साल पुराना भी उदाहरण है। तो ये चीजें आज से नहीं है, इसको देखने का आप नजरिया कह सकते हैं कि बदल रहा है। उस समय कम होती होंगी, अब ज्यादा होती, लेकिन होती हमेशा ही है। जी। अच्छा, इसमें एक चीज और, हाँ जी बोले। मैं कह रही थी कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इन्होंने तमाम साम दाम दंड भेद इस्तेमाल किया और सेंधमारी में बीजेपी कामयाब रही, सभी जगह पे दबाव और प्रलोभन की बहुत ज्यादा राजनीति चल रही है। देखिए, अगर आप प्रलोभन की राजनीति की सबसे बड़ी बात करें तो आप हिमाचल की बात करते हैं। अगर हिमाचल की राजनीति की आप बात करें तो जिस समय कांग्रेस वहां जीती थी, प्रतिभा सिंह जी को इग्नोर करके और वहां के जो बड़े नेताओं को इग्नोर करके सेंट्रल लीडरशिप ने सुक्खू जी को वहां पे भेजा गया। ये स्ट्रैटेजी तब चलती है जब सेंट्रल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होती है और वो उस चीज को कंट्रोल कर सकती है कि कोई लोकल नेता आवाज नहीं उठाएगा।
लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये है कि सेंट्रल लीडरशिप के नाम पे कुछ नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप ऑलमोस्ट एक सोनिया गांधी जी की लोग फिर भी उनकी सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप राहुल जी की बात करें तो बहुत ज्यादा उनको लोग ऑडियंस नहीं देते हैं। तो ये तो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। लीडरशिप की जो कमजोरी है वो आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस में बिल्कुल। ये अच्छा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त दिख रही है। एक चीज मैं यहाँ नगमा मैं और ऐड करूंगा कि हाँ। इस समय जो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में जो थोड़ी सी हड़बड़ाहट है और डेस्परेशन है, उसके पीछे एक और रीजन है जो मीडिया में एक बहुत ज्यादा या सोशल मीडिया पे न्याय यात्रा की जो बहुत हवा है और जो उसका माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। रियलिटी ये है कि इस न्याय यात्रा में अगर 20% लोग खुश हो रहे हैं तो 80% लोग इनकी पार्टी के, इनके संगठन तो खैर कांग्रेस में बहुत कमजोर हुआ ही है, वो लोग नाराज भी होते जा रहे हैं क्योंकि सबको वो इंपॉर्टेंस, जब इस टाइप की यात्रा होती है, लोकल लीडर को जो वहां पे अरेंजमेंट कर रहा है उसको उस लेवल की इंपॉर्टेंस चाहिए होती है अपने लोगों में ये बताने के लिए। ये राजनीति के बेसिक जो ग्रास रूट राजनीति होती है उसके मंत्र होते हैं। जो पुराने नेता होते न्याय यात्रा है वो भी वो इम्पैक्ट नहीं ला पा रही है जो उसे लाना चाहिए था और लोगों को जोड़ भी नहीं पा रही है। जावेद निसारी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन साथ साथ हम ये ताजा खबर भी दे दें कि विक्रमादित्य सिंह ने जो अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। हिमाचल की बात हम कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने सुबह में काफी भावुक होते हुए इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, अपमान की बात कही थी, अपने परिवार की बात कही थी कि इतना लंबा काम किया हमारे परिवार ने, उनके पिता ने, वीरभद्र सिंह ने, लेकिन उनकी उपेक्षा की गई है और अभी अपमान की बात करते हुए जब इस्तीफा दिया था उसे वापस ले लिया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, नीता शर्मा। नीता, क्या कहकर इस्तीफा वापस ले रहे हैं? मनाने में कामयाब हो गई है कांग्रेस उन्हें? क्या हुआ? उनका ये कहना है कि जो भी ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी बात उनके तक रख दी है और उन्हें मनाया गया है, वो अपना इस्तीफा वापस लेते हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है उनके खेमे से भी ये बोला जा रहा है कि जो पैचअप है वो हो गया है। मुख्यमंत्री ने खुद इनसे बात करके विक्रमादित्य से बोला था कि तुम मेरे छोटे भाई हो और हम दोनों के बीच में भी जो मनमुटाव है उसे खत्म करना चाहिए। तो पैचअप जो है वो चल रहा है। अभी भी जो ऑब्जर्वर्स की टीम है, नगमा, हम इस वक्त सिसिल के बाहर खड़े हुए हैं, जो ओबरॉय सिसिल है शिमला का, यहाँ पर ऑब्जर्वर्स की टीम आई हुई है, विधायकों से मिल रही थी। अभी कुछ देर पहले ही प्रतिभा सिंह और उनके बेटे जो है वो यहाँ से निकले थे और बाहर निकले हैं। खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे। उनको कुछ टाइम जरूर मिल गया क्योंकि आज बजट जो है वो ध्वनि मत से पास हो गया है, जिसके चलते कुछ सरकार को कुछ दिन जरूर मिल गए हैं, लेकिन संकट नहीं टला है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है सरकार का वो पूरा करेंगे। लेकिन जब मैंने जयराम ठाकुर से बात की थी तो उनका कहना था कि जिस तरह से बीजेपी के एमएलए को असेंबली से बाहर खदेड़ा था, इसी से पता चलता है जो सरकार है वो अल्पमत में है और उसके पास विश्वास नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये नगमा ये भी है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे, जिसे चेक करने की जरूरत है कि ज्यादातर जो विधायक जो जिन्होंने डिफेक्ट किया है वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो खुद मुख्यमंत्री आते हैं। नगमा जी जी, धन्यवाद आपका नीता। ये इस वक्त वहां से बड़ी खबर आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। पर्यवेक्षक जो है वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। पीछे करो, पुलिस भाई सिर पीछे कर, अंदर की बाइक तो हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, जिन्होंने सुबह कांग्रेस के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो अब। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग बैक द रेजिग्नेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस between not pressing for your resignation till the time the dialogue and the action of the observers is not complete.
तो मैंने ये कहा है, क्योंकि हमने वार्तालाप ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। जावेद अंसारी, विक्रमादित्य सिंह इस वक्त इस्तीफा वापस लेने की बात कर रहे हैं, पर राइडर के साथ कि भी प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जहां पर चीजें सुलझें। अच्छी खबर है हिमाचल में कांग्रेस के लिए इस वक्त। मुझे लगता है कि ये हुड्डा साहब और डीके शिव कुमार वहाँ पहुंचे हैं, दोनों बड़े सक्षम खिलाड़ी हैं राजनीति के, और इन्होंने कुछ मनाने फुसलाने की बात की होगी। कुछ इनकी डिमांड है, ये मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी इनकी डिमांड है वो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अभी मैं उसको प्रेस नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए कि अगर वो डिमांड पूरी हो जाएगी तो वो वापस ले लेंगे, नहीं तो ही विल गो अहेड। अब आप ये बताइए इसमें कौन सा बड़ा सिद्धांत और वसूल की बात थी कि कल तक आज के 1 घंटा पहले तक तो बड़ा अपमानित फील कर रहे थे और वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमें वहाँ राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से रोका जा रहा था, इसलिए हम नहीं जा रहे थे, परिवारवार हो रहा था। और फिर सडनली 1 घंटे में वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। ये कहाँ गए वो वसूल, वो आदर्श जिनकी ये बहुत बड़ी दुहाई दे रहे थे। और फिर परिवारवाद क्या, मतलब परिवारवाद तब होता जब ये वीरभद्र सिंह की जंग के बाद इनको विक्रमादित्य सिंह को बना दिया जाता। किसी डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया है कि हिमाचल में एक ही परिवार से होगा। जब एक परिवार से होगा तो परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन किसी बस कंडक्टर या स्कूल टीचर के साधारण अध्यापक का बेटा अगर बना दिया जाए, जिसको 40 में से 35 विधायक जिसके सपोर्ट में है, तो वो परिवारवाद हो गया। तो ये किस सिद्धांत और किस नैतिकता की हम लोग बात करते हैं। सही है। तो जो जावेद अंसारी आप एक बार कह रहे हैं कि इस वक्त जो दिखाई दे रहा है किसी भी नैतिकता या सिद्धांत का कहीं कोई दूर तक आसार नहीं है, मौका जिसको जहां हो रहा है उस हिसाब से काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे पास इस वक्त इतना ही वक्त है, पर जो हम बड़ी सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल बने हुए हैं कि क्या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो कोई राजनीतिक बदलाव कर पाएगी। और इस वक्त जिस तरह का पलायन कांग्रेस से बीजेपी में दिख रहा है और राज्यसभा चुनाव में जो तस्वीर नजर आई वो क्या असर डालेगी 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस पे। तो सच की पड़ताल में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।